पब्लिक मैनिफेस्टो का सफर हम सबसे पहले बिलासपुर विधानसभा से करने जा रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। लगातार बीजेपी का यहाँ पर गढ़ होने के बाद कांग्रेस को जो शिक्षाविद शैलेश पांडे हैं, उन्होंने यहाँ पर भाजपा की विजय रथ को रोक दिया है। तो आज हम बीएसटीवी और सबसे पहले पहली बार जो पब्लिक का मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं, उस पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि आखिर उनके क्या अहम मुद्दे हैं जो राजनेता, जो जितने भी राजनेता है, वो अपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल कर सके। जो जनता का मुद्दा है, वो क्या-क्या मुद्दा हो सकता है? कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, मुझसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब ये बताएँगे कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, राजनेता अपना एक घोषणा पत्र लेके आती है। क्या ऐसा होना चाहिए उस घोषणा पत्र में जो आप लोग के एक मुख्य बिंदु हो? घोषणा पत्र में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। आप सीधा काम करिए, जनता को आप काम करके दिखाइए। आप आते हैं चुनाव के समय आते हैं, बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस बार का मुद्दा तो सिर्फ़ विकास, हम बनाएँगे, स्कूल बनाएँगे, कॉलेज बनाएँगे, ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, सिर्फ़ आके बोलते हैं, करने का कुछ नहीं। आप आपको खुद पता होगा कि बिलासपुर एरिया कितना बड़ा है और अरपा-पार तो कोई भी नेता सिर्फ़ आता है सिर्फ़ वोट माँगने, हमको समझता है वोट बैंक। आएँगे वोट दे दो, वोट दे दो। जब वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। अपन चाहते हैं कि इस एरिया में अरपा-पार अपना खुद का एक निगम होना चाहिए, ताकि तब हम जब साफ-सफाई हो, नाली का काम हो, पानी का काम हो और भी कुछ समस्या हैं, इस एरिया से होने चाहिए। अरपा पार का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ये बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में आता है और नगर निगम क्षेत्र के एक वार्ड कहलाता है, लेकिन ना हमें निगम से कोई सहायता मिलती, ना बेलतरा से कोई सहायता मिलती है। सिर्फ एक प्रकार का चाटीडी रपटा इस्पात वालों का सिर्फ शोषण कर रही है नेताओं के द्वारा और कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पे स्वास्थ्य, पानी, बिजली सारी चीज़ों की समस्या है। कभी वार्ड की लाइट नहीं जलती, तो कभी नाली की सफाई नहीं होती। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पी रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे मोहल्ले में रोड नाली, जो कि देखिए आप यहाँ का हालात बहुत ख़राब है, उसको पहले कम से कम काम होना चाहिए। अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो डायरिया से मौत वाली जो बात हो रही थी, ये नालियों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे एरिया में यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, करीबन सभी डायरिया की चपेट में आ गए थे, जिसमें करीबन बताया जा रहा है करीबन 5 लोगों की अब तक मौत हो गई है। सबसे बड़े बात ये होती है कि जो पानी जल जीवन मिशन जो लाने की बात कही जा रही है, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, जिसके कारण जो नाली है, नाली के भीतर से जो पाइपलाइन गई है, उस पाइपलाइन में छिद्र हो जाने के कारण ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो होता है, वो लोगों के घरों तक पहुँच रहा है और घरों से लोगों के स्वास्थ्य तक पहुँच रहा है, जिसके कारण माना जा रहा है कि जो डायरिया है, जिसके दूषित पानी पीने से लोगों लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है और लोगों की मौत भी हो जा रही है। तो इस गंभीर विषय को कम से कम शासन को और जो नगर विधायक है, ये सारे लोगों को उठाना चाहिए, ताकि आपकी जो जनता है, वो सही लाभ ले सके और आप एक अच्छे नेता यहाँ पर ला सके। तो चलिए आज चलते हैं जनता के बीच, जनता से जानेंगे कि उनका मैनिफेस्टो मतलब उनका घोषणा पत्र क्या है और किन मुद्दों को सरकार को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए और जब चुनाव निर्वाचित होकर आ जाएं, वो किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंट करें। मैनिफेस्टो में मेरे हिसाब से जो फ्री का बांटने के लोग वादा करते हैं, उससे इतना लोगों का ही नुकसान होता है कि लोगों को अभी कुत्ता के चावने की का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं सिम्स में, न सरकारी अस्पताल में। एक गड्ढा नहीं पाट पा रहे हैं, सड़क नरवा बन गया है। तो इसके बजाय जो बुनियादी सुविधा है, जो सड़क है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेसिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम होना चाहिए और मैनिफेस्टो में इसको शामिल करना चाहिए। केवल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ही होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। पानी, बिजली, सड़क की जो अव्यवस्था है अभी देखने को मिल रही है, उसमें सुधार होना चाहिए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो कोई डेवलपमेंट मेरे को नज़र नहीं आया, खाली नरवा घुरवा गरुआ बारी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। मूल मुद्दा बेरोजगार लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता जो बोला है वो मिलना चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास है जो अभी रुका हुआ है वो मिलना चाहिए। ये सब तो है मूल मुद्दा। अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री जल ग्रहण मिशन में गांव-गांव में पानी टंकी की व्यवस्था दिए हुए हैं और खोद के चले गए हैं। हर गांव में जाके देख लो, पूरे गांव को सीसी रोड को खोद-खाद के तहस-नहस कर दिए हैं।
मुद्दा होना चाहिए कि जिन गरीब लोगों का घर वहाँ बना हुआ है, सरकार बोल रहा है कि वो जगह खाली कर दिया जाए। उस जगह खाली करने के बाद उस जगह पे क्या बनेगा, गरीब लोगों को हटा रहे लोग, अटल आवास जा रहे, पहले बोल रहे 70,000 रुपये दो। तो गरीब लोग क्या करेंगे, उन लोगों के पास तो पैसा नहीं है। जिन लोग घरों से निकले हैं उनके पास गए हैं अटल आवास में रहने के लिए, लोग भगा रहे उन लोगों को। पहले 70,000 भरो, उसके बाद आप इस घर में रहने के लिए आना। एक्चुअल में जो शिक्षा है ना, वो उसका स्तर बढ़ाना चाहिए। जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देना चाहिए। ऐसी कुछ भी चीज़ का वो करना, तो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ खोलना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह, जिसको रोजगार जिस यहाँ वो नहीं है। गाँव में जाके देखे, गाँव में कितने कच्चे मकान हैं और सड़कें नहीं हैं। यहाँ भी सिटी में भी कई कई दिख रहा है स्मार्ट सिटी ना, अंदर में जाके देखना, सिटी के अंदर, सिटी से थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, रास्ते ही नहीं है। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का रास्ता भी ठीक नहीं है, पानी भर जाता है, पूरा गटर जाम हो जाता है, रोड में पूरा पानी आ जाता है। हमारे सबसे बड़ी मुद्दा है कि सिम्स की सबसे गंदगी है। हमारे गलियों में बच्चे खेलते कूदते रहते, वहाँ से पूरा पानी बहता है, पूरा गंदगी कचरा फेंकते, डंपिंग होता है। पहले भी हम लोग उसे वादा किए थे। हम लोग का समस्या ये है, पूरा गंदगी यहाँ से बहता है। जब जब हम बोलने जाते हैं, हाओ हाओ बस बोल देते हैं, अब बाकी कोई देखने नहीं आता इधर। हाँ, सिम्स का पानी दिन भर चलते रहता है। इधर बर्तन मांजते हैं, कपड़ा धोते हैं, पूरा हमारे ऊपर आता है पानी। हाँ, उनको बोलने जाओ, हाँ कर देंगे माताराम, फिर उसके बाद झांकने नहीं आते, कोई नहीं आता। हाँ, ये झाड़ गिरने का डर है, बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, और दीवार गिर रहा है इधर। हाँ, इसको देखने नहीं आते। हाँ, हाँ, जब जब हवा करता है तो इसको गिरने का डर है बेटा, देखो। हाँ, एक दो बार एक डंगाली गिरी गया, समझे, बच्चे खेलते रहते हैं, किसी का बच्चे नुकसान ना हो। हमारे सेफ्टी की समस्या, जब जब पानी हो रहा है तो अंदर से पानी टपक रहा है और वो गंदगी भी साफ नहीं होता, और दूसरा वो कमोड वाला भी गंदगी है, पूरा मतलब सीपेज हो रहा है पूरा, मतलब कभी भी गिर सकता है। अंदर से बरसात में टपकता है पानी, कभी भी गिरने का डर है, कोई भी बैठे रहे नहीं, अचानक से गिर जाए तो समस्या तो है ही उसमें। और दूसरा हमारे सिम्स के वहाँ कंटेनर की समस्या, वहाँ से इतना गंदगी रहता है, कितना बास आता है। वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ इतना गंदा स्मेल आता है। लेटरिन का ही वो बहुत बड़ा समस्या है। 24 घंटा यहाँ लाइट वाइट जलता ही नहीं, बच्चे अच्छे लोग खेलते रहते, सांप बिच्छी सब निकलते रहते हैं और दिन भर ये सिम्स से बदबू आता है। पूरा बदबू के कारण कई लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मंदिर के जस्ट सामने पीछे में कंटेनर है जहाँ मतलब गंदा चीजों को फेंका जाता है। इस नाम से बहुत परेशानी है, बहुत बदबू है मोहल्ले में। बस यही चाहते हैं कि बदबू सब साफ है, थोड़ा सा सफाई गली में होता रहे। देश की शक्ति नारी शक्ति को माना गया है, इसीलिए तो नारियों को शक्ति स्वरूपा भी कहा जाता है। पहले ये घर के दहलीज के अंदर में अपने परिवार को लालन पालन करने का काम करती थी, उसे संवारने का काम करती थी, लेकिन बढ़ती महंगाइयों ने महिलाओं को आज सड़क पर ले आया है। अब ये ई रिक्शा चला रही है और अपने परिवार का पालन करने पर मजबूर है। लेकिन नारी सशक्तिकरण की भी बात कहा जाए तो ये एक अपने आप में मिसाल है कि एक महिला पहली बार अगर सड़क पर उतरती है और ई रिक्शा चलाते हुए अपने परिवार को पाल रही है। तो चलिए चलते हैं पब्लिक मैनिफेस्टो के इस अगले सफर पर। हम बात करेंगे यहाँ पर जो पहली महिला ई रिक्शा चालक है उनसे। जैसे चुनाव नजदीक आता है, राजनेता अपना अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लाते हैं। क्या आपको लगता है क्या कमी है, क्या घोषणा पत्र में शामिल होना चाहिए? घोषणा पत्र राज्य सरकार लाया, चुनाव नजदीक है तो बोलते हैं ना अभी तो उनको वोट लेना है, लेकिन हमारी मजबूरी का कोई भी नहीं देख पाया। भाजपा को भी देखे, अब हम लोग सोच रहे हैं, हमको तो कई पार्टी आकर ऑफर दिए, लेकिन हम लोग किसी के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा एक तो ये है कि जो हमारी सरकार हमको चार्जिंग पॉइंट, स्टैंड और 1 रुपया का जो झूठा वादा किए हैं लोग, वो मिल जाए। हम कोई भी सरकार अगर लाएंगे हमारे लिए हित का काम करेंगे, उनके प्रति हम आभार रहेंगे, उनको उन्हीं पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। क्या होना चाहिए जो आप लोग सुरक्षित महसूस करें? हम लोग को अभी सरकार की पहल करी है 112 का। हम लोग मान लो रात में कुछ मजबूरी में फंस जाते हैं तो कॉल किया जाता है 112 का, तो नहीं आता है। हम सरकार से अगर गुजारिश भी करते हैं तो हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं। तो अपने पैर में खड़े हैं तो हम चाह रहे हैं कि अपने निर्भय तो अपना बेटा खुद हम हैंडल करते हैं। ये सही बात है कि आप जो चाह रही है सरकार से जेन्युइन मांग है। मैं ये जो ई रिक्शा चला रही है उसे बात करने का प्रयास करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं,
मैं दोनों का भरण पोषण करती हूँ और मेरे फैमिली भी है। इसमें अपने में ही आत्मनिर्भर में कि हम ये चीज कर सकते हैं। हम लोग ये है कि हम लोग चला रहे तो अपने पति के लिए भी अपने पति का हाथ बटा रहे हैं उसमें। आत्मनिर्भर भारत नारी सशक्तिकरण की बात किया जाता है तो ये महिलाएं हैं, उसकी एक जीता जागता ये लोगों की मिसाल है। अगर महिला जब पुरुष अगर कुछ काम करता है तो महिला भी उनसे कांधे मिला करके काम करते हैं। और ये महिलाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिलासपुर की पहली ई रिक्शा चालक है। और आज उस समय जो इनकी माली हालत थी, आज इनके पास करीबन 5 ई रिक्शा हो गए हैं और करीबन 5000 महिलाएं हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई है। तो इनका जो हम बीएसटीवी द्वारा जो पब्लिक मैनिफेस्टो लाया गया है, हीरा जी के द्वारा जो बताया गया है, सबसे बड़ी बात की इनकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इनका जो चार्जिंग पॉइंट की बात कहा जा रहा है वो इनको मिल जाए। ऐसे करते हुए इनको करीबन जो इनका मैनिफेस्टो में शामिल अगर करते हैं तो ये इनके लिए एक बड़ी राहत होगी। आज हम जनता तक तो पहुंच चुके हैं। जो जनता का मैनिफेस्टो है, सारे लोगों के जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर के हमने कवरेज किया है। लेकिन अब बारी है जो उन राजनेताओं की जो अब अपना एक नया मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं आगामी चुनाव को देखते हुए। एक तरफ हमारे पास सत्ता दल के कांग्रेस पार्टी है और दूसरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले हम जो सत्ता दल की पार्टी है उनसे पहले बात करना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में अहम मुद्दे क्या रहेंगे और जमीनी स्तर पर किस तरीके से तैयारी की गई है। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहेंगे। आप लोग सत्ता दल पार्टी के हैं, क्या रहेगा अहम मुद्दा? अभी आप लोग सत्ता में भी हैं, चाहेंगे कि दोबारा रिपीट होना चाहिए? कांग्रेस की जो सरकार बनी उसके बाद जो भूपेश सरकार द्वारा जो किया जा रहा कार्य है वो पूरे देश में सराहा जा रहा है। जैसे कि कांग्रेस ने वादा किया था समर्थन मूल्य धान का लेकर, कर्जा माफी को लेकर, और उसके बाद नरवा गरवा गुरवा बारी को लेकर, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। आपका रूरल इंडस्ट्रीज का गांव-गांव में खोला जा रहा है ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए। जितने गांव में आदिवासी लोग जो बीज इकट्ठा करते थे, महुआ हो गया और कई प्रकार के बीज हो गए। टेम्स नदी का सपना 15 साल से सिर्फ एक पोस्टर लगाकर दिखलाया गया भारतीय जनता पार्टी और विधायक अमर अग्रवाल जी द्वारा। आज सरकार बनने के बाद यहाँ 2-2 बैराज बन रहे हैं, दोनों तरफ सड़क बन रहे हैं, दोनों तरफ गंदा पानी जाने के लिए नाली बन रहा है। तो विकास का तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना और उसके बाद जो विकास दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, एक गरीबी दूर हो रही है और दूसरा जो है शहरी स्तर पे विकास के बड़े बड़े काम किए। पेश है तो भरोसा है। भूपेश जी ने जो कहा वो किया। 4.5 साल में आप देख रहे हैं लोगों को, आम जनमानस चाहे वो गांव का गरीब व्यक्ति हो, चाहे रोजी मजदूरी करने वाले हैं, चाहे महिला समूह वाले हो, सभी के हाथों में काम देने का उसने जो वादा किया था वो पूरा किया। आज गांव-गांव में छोटे-छोटे लघु उद्योग खोलकर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ बेरोजगारों को साथ में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, उनके रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। वही शिक्षक के क्षेत्र में कभी भी किसी सरकार ने एक साथ 250 करीब जो स्कूल है वो नहीं खोला, लेकिन आत्मानंद के माध्यम से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिया। अब तो महाविद्यालय भी आत्मानंद के नाम से खोला जा रहा है। आप बताएंगे कि कांग्रेस अपनी उपलब्धि गिना रही है, क्या लगता है इनके जो वादे किया गया है कितना संतुष्ट हैं आप? 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के पास जाकर एक घोषणा पत्र माननीय टीएस सिंहदेव जी के द्वारा बनाया गया था। उसमें 36 वादे किए गए थे। टीएस बाबा ने ही अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि उसमें से हम 12 को पूरा कर पाए हैं, बाकी घोषणा को अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। ये वादा खिलाफी प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। उस वादा खिलाफी के साथ हम 2023 के चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस इतनी खरी उतरी है इस 4.5 साल की सरकार में कि गांव-गांव में अब नारा लगने लगा है, नरवा गुरुआ बारी, और ये भूपेश बघेल के अंतिम है पारी। और जहां तक अभी कांग्रेस के बड़े भाई ने बात किया विकास कार्य की बात, विकास कार्य का इनका इतना बड़ा लेखा जोखा है कि अभी 4 दिन पहले इनकी सरकार 250 करोड़ रुपए की गोबर घोटाले का जवाब देते नहीं बन रहा है। इनके मंत्री लोग बोल रहे हैं, अब वो जवाब देने में इतने असमर्थ हैं। अभी हमारे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक सड़क का मामला उठाया, उसमें इनके मंत्री इतने असंतोषजनक बयान दिए कि वो रोड कैसे बना उनको खुद पता नहीं है।
तो ये सरकार पूरी अकूट भ्रष्टाचार के पॉलिसी है उसमें डूब गई है, जो खुद निकलने में असमर्थ है। और यही बिलासपुर नगर निगम थी जहां 100-100 करोड़ रुपए एक बार के बजट में माननीय अमर अग्रवाल जी लाते थे और विकास कार्य अनगिनत हुए हैं, जिसका कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो वाहवाही ले रही है पुराने कार्य को बता करके। कभी एक अरपा में एक ईंट तक नहीं रखे, कुछ नहीं रखे। आज छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। कांग्रेस की जो जन घोषणा पत्र तैयार हुआ था उसके तहत अरपा की उस जो पुरानी अस्तित्व को वापस लाया जा रहा है, हमारे बिलासपुर के स्वाभिमान को वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार है, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। धान का कटोरा कहलाते छत्तीसगढ़ जो है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जितनी घोषणा भूपेश बघेल सरकार की है ना, उतना रमन जो है ऐसा काम नहीं किया है। आज जमीनी स्तर पे काम दिख रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। ऐसा काम हमने आज तक 15 साल में ऐसा काम नहीं दिखा। जो अभी बिलासपुर में आप देख लीजिए कितने अच्छे चेक डैम बन रहे हैं, ये सरकंडा पूरे बिलासपुर के हित के काम है। ये तो वादा किए थे कि हम ऐसा वो बनाएंगे, डैम बनाएंगे करके, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, ऐसा विकास भूपेश बघेल जैसा विकास किसी राज्य सरकार यहाँ की जो है आज से पहले थी वो नहीं की है। बस इतने। ग्राम पंचायतों की स्थिति ये है कि सारी योजना बंद है, चाहे विकास की हो या हितग्राही मूलक की हो। विकास के नाम पर सरकार के पास एक कौड़ी नहीं है। अब क्या विकास की बात करेंगे? अभी रोजगार गारंटी में जो 50 दिन का मजदूरी राज्य सरकार देती है, उसका इस प्रदेश में 2000 करोड़ रुपया मजदूरी का भुगतान 6 माह से पेंडिंग है। और क्या विकास की बात करेंगे? आवास योजना पूरा ठप पड़ा है। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो किया है। इनके तरह झूठा वादा उन्होंने नहीं किया, जो कहा वो पूरा किया। और आगे जो भी हम लोग घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, छत्तीसगढ़ के हित के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण और शहर जन के लिए विकास की चीजों को हम शामिल करेंगे। और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में विकास होगा ये मॉडल रहेगा पूरे देश के लिए, भारत के लिए। इनके पास अपना देने के लिए कुछ नहीं है तो ये 50% क्या लगाएंगे? तो पहला किस्त जो है उससे काम हो रहा है, सेकंड किस्त में इनके पास देने के लिए नहीं है तो ये क्या बात करेंगे? आज जब बहुत ज्यादा है तो आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उसको तो पूरा करा लें। स्मार्ट सिटी को एक प्राधिकरण बना के अलग से काम लिया जा रहा है। अब उसको यहाँ के सरकार, यहाँ के महापौर और यहाँ के विधायक को उसमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि के ही सबके सलाह से, उनके प्लान के हिसाब से काम होना चाहिए। 15 साल आप लोगों ने यहाँ पर शासन रहा है आपका, और अचानक ही आप लोग विजय रथ रुक गई है, क्या रहेगा? देखिए, जो 15 साल में हितग्राही मूलक बहुत से सारी योजना थी जिसको आज ये सरकार ने बंद कर दी है। घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और जो राज्य सरकार के बजट के अनुरूप हो उनमें हो सके काम। कांग्रेस जैसे घोषणा पत्र नहीं कि जो बोले उनको शामिल कर दिए और उसमें बजट का ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए आज 70% घोषणा इनकी अधूरी है। तो हम इन सब को ध्यान में रख के एक अच्छा घोषणा पर जनहितैषी घोषणा पत्र तैयार करेंगे। जब कांग्रेस की घोषणा पत्र तैयार हुआ तो माननीय राहुल गांधी जी आए थे और गंगा जल का कसम खाए थे, शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं हुआ। धान घोषणा जो किए हैं समर्थन वो देने का, इसमें 2200 रुपए केंद्र की सरकार देती है समर्थन मूल्य, 300 रुपए ये मिलाते हैं और मिला के अपना डंका पीटते हैं कि कांग्रेस सरकार दे रही है। उसके बाद इनका सिर्फ और सिर्फ ये पिछले 4 साल में सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम किया, वो है घोटाले का काम, कोयला घोटाला। उसके बाद शराब घोटाला अलग है। शराब में आप देखिए 2 काउंटर है, एक काउंटर सरकारी काउंटर है, तीसरा ये जो नरवा गुरुआ वारी जो चल रहा है इसका भी घोटाला, ये भी गोबर घोटाला। मतलब आप समझ लीजिए बिहार के चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, अभी ये उजागर होने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्रम है घोटालों के। सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है इनका, घोटाला करना, पैसा अपने जेब में भरना, जनता भाड़ में जाए, जनता से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी विकास कार्य आप खुद देखिए, किसी भी जगह कोई विकास कार्य, जो विकास कार्य भाजपा का किया हुआ विकास कार्य है। क्या कहेंगे, क्या क्या घोटाला है? गोबर घोटाला। देखिए, हमको तो ये याद है प्रियदर्शनी जो बैंक घोटाला हुआ था और पनामा घोटाला हुआ था। और घोटाले की बात करोगे तो राफेल घोटाला किसी से छुपा नहीं है। और रहा सवाल जनता के सेवा की बात है और विकास की बात है और किसानों की बात है, तो किसानों को आप लोग जानते हैं कि 2500 रुपए का जिस समय समर्थन मूल्य की घोषणा की भूपेश सरकार, यही मोदी सरकार केंद्र में उन्होंने विरोध किया था कि ये आप नहीं दे सकते। और उसके बाद फिर राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों को पैसा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से बिजली बिल हाफ का वादा किया था, बिजली बिल
हाफ कर दिया गया है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो ऐसे अनेक विकास के कार्य, जनहित के उत्थान के कार्य हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की बात, तो झूठ और फरेब और जुमला पे इनका पूरा सरकार टिका हुआ है। आने वाले समय में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश से इनका सफाया होने वाला है। ये सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है। जुमलेबाजी तो ऐसा है इनका कि इनके टीएस सिंहदेव जी बनाए थे घोषणा पत्र, और उन्होंने आज तक 4.5 साल में हजारों बार बोल चुके हैं कि हम असमर्थ हैं इस घोषणा पत्र को पूरा करने में। तो ये ऐसे जुमले पार्टी का दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो आप खुद जिस चीज को बोलकर सरकार में आए थे उसको तो पूरा कर दीजिए। और रही बात युवाओं की भी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का बात किए थे। बेरोजगारी भत्ता देने का नाटक नौटंकी अभी कुछ महीनों पहले चालू किए। ये बड़े बड़े विज्ञापन पोस्टर लगे, उस विज्ञापन पोस्टर में ऐसा दिखाया कि पूरे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। बेरोजगारी भत्ता में इनका ऐसा उसमें क्राइटेरिया लाए हैं कि जिसमें पंकज जी आपको उसमें देख करके आपको हंसी आएगी कि आपको खानदानी मतलब बेरोजगार बनना पड़ेगा। किसी भी घर में कोई प्राइवेट जॉब में ना हो, किसी भी घर में सरकारी जॉब में ना, उसको बेरोजगारी। अरे तो आप क्या खानदान 7 पुश्त को मतलब बेरोजगार रखना चाह रहे हो क्या? ऐसे लोग हैं ये बेरोजगारी भत्ता के नाम पे मतलब ढिंढोरा पीट रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने भी जो वादा किया था कितना दिया? 60 करोड़ के आसपास के बेरोजगारी भत्ता दिया है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बने 4.5 साल हुआ है। 36 घोषणा पत्र जो जन घोषणा पत्र में था उसमें आज 1-2 को छोड़ करके बाकी पूरा हो चुका है। उससे भी अधिक 51 जो वादे जो है कार्य जो है भूपेश सरकार ने उपलब्धि उनकी गिनाई जा सकती, सबके नजर के सामने है। बेरोजगारी भत्ता 250 करोड़ का बजट 1 साल में, उससे भी ज्यादा जाने वाला है। इनको मालूम होना चाहिए कि आपने जो छल किया उसका परिणाम यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था। बेरोजगारों को ठगा, हर वर्ग को ठगा आपने, किसानों को तो लगातार ठगते रहे, झूठ बोलते रहे और बोलते हैं जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं काम नहीं हुआ करके। आज अगर काम देखने जाइए गाँव में लोगों के चेहरे में जो खुशहाली है वो दिखाई दे रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था, लेकिन चूंकि केंद्र का समर्थन मूल्य किया तो इस बार 2640 रुपए में खरीदी हुआ है। इस बात को समझना होगा। रही बात आप धान खरीदी केंद्र करके भ्रम फैलाना, इनका काम है हमेशा भ्रम फैलाना। पर ये जो बेरोजगारों को जो छले हैं 15 साल तक, आने वाले समय में सभी यही बेरोजगार तैयार हैं। और जैसे हमारे भैया ने कहा है ना कि अब देश से उनकी विदाई तय होने वाली है। कृषि के क्षेत्र में तो पहले से ही आदरणीय भूपेश बघेल जी द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन आगामी आने वाले समय में भी वो किसान पुत्र है, इसलिए उनकी अच्छी सोच है किसान के प्रति। तो आने वाले समय में घोषणा पत्र में ये मान के चलिए किसानों को और भी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी लोगों को, किसानों को लाभ मिल रहा है, बल्कि आप देख रहे हैं अन्य जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां किसानों को धरना हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। राष्ट्रीय मार्ग में टिकैत जी के द्वारा 100 दिन बैठना पड़ा। आज हरियाणा में किसान आंदोलन में है, मगर छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है। दुख सुख में जो पैसा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किस्तों में मिल रही है उससे लोग फलीभूत हो रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या सोचेंगे? दूसरा सड़क, बिजली, पानी को भी देख करके, क्योंकि मुख्य मुद्दा ये होता है। पूरे प्रदेश की जनता असुरक्षित है, माताएं बहनें असुरक्षित हैं। ये तो चाकू वाला जिला घोषित हो गया था, आए दिन गोली चल रहा है पूरे प्रदेश में, अपहरण के, कई छेड़खानी की बहुत सारी घटनाएं हो रही। तो घोषणा पत्र में निश्चित रूप से एक अच्छा शासन देने का भी, जो महिलाओं की सुरक्षा है उस विषय पर भी ध्यान दिया जाएगा और जन घोषणा पत्र सबको लेकर तैयार किया जाएगा। दूषित पानी का पाइपलाइन बदला नहीं जा रहा है, ये सब क्या रहेगा आप लोग? ये दूषित पानी का मामला आया है जिसमें नगर निगम के हमारे महापौर जी और आयुक्त तत्काल संज्ञान में लेकर वहाँ काम चालू कर दिए हैं। तो जो गंदगी और कचरा पैदा हुआ था या किया गया है उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगेगा। सरकार हमारी बनी, उसमें पूरा खजाना खाली था, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद सरकार को बहुत कम समय मिला, मगर बहुत कम समय पे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार या नगर निगम ने काम किया है वो तारीफे काबिल है। और कानून व्यवस्था जो है, जो कांग्रेस के शासनकाल में जितना सुदृढ़ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में खुला नंगापन देखने को मिला और राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये इतने दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं कांग्रेस में जो बयान देते हैं, इनको आज अपने छत्तीसगढ़ में सुकमा में दुष्कर्म हुआ है वो नजर नहीं आ रहा है। आप अपने छत्तीसगढ़ को संभाले पहले। और बड़े भाई ने बात किया डायरिया का, ये ऐसे लोग हैं जो मरने का इंतजार करते हैं।
आज जब वहां मौत हुई है तो ये जा करके घड़ियालू आंसू बहाने के लिए महापौर, विधायक और नगर निगम के अमला वहां पाइप बदल रहे हैं और फोटोबाजी कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करें, मरने पे तो कम से कम राजनीति न करें। और जहां तक बात की है अपराध का अकूट गढ़ बन गया है बिलासपुर। यहाँ अपराध यहीं हो रहा है। जमीन का बंदर बाट, सरकंडा का खसरा गोल बाजार में बैठ रहा है, यहीं हो रहा है। महिलाओं का बलात्कार यहीं हो रहा है, चाकूबाजी यहीं हो रहा है। और ये जितनों में नाम आ रहा है कांग्रेस के पदाधिकारी का आ रहा है। और कांग्रेस मुद्दे तो बहुत है, लेकिन समय का अभाव है। आज हमने पहली बार बिलासपुर के विधानसभा से इसका शुरुआत किया है और इसके बाद किसी और विधानसभा में जाएंगे, वहां की जनता से उनके मैनिफेस्टो को पूछेंगे और ऐसे ही राजनेताओं से पूछेंगे कि आके जनता के लिए वो क्या करेंगे और अपने मैनिफेस्टो में क्या शामिल करेंगे। बिलासपुर से BSTV के लिए पंकज गुप्ते।